कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं बोलते, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस। बजट को क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलते हैं बजट को। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं बजट को, जो कि किसमें निर्धारित है? आर्टिकल कौन सा? कौन सा? 112, आर्टिकल 112 में आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? इट स्टेट्स द एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे हुए हैं, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ द एस्टीमेट। एस्टीमेट क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें पूर्वानुमान कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, फ्यूचर का प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में बजट में कितने एक्सपेंडिचर हैं और कितने रिसिप्ट है, कितने आने का स्रोत है। जीत, मैं क्लास में लगाता हूँ आपको, ठीक है? चलिए, तो मैं क्लास में लगाता हूँ मैं आपको, है ना? ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ एस्टिमेट की बात करता है बजट। बजट में नॉर्मली हम लोग तीन चीज की बात करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन की, कि इस साल कितने खर्चे होने वाले हैं और कितना आय का स्रोत है। ठीक है, आ जाओ। इस साल कितने खर्चे होने वाले हैं, कितने एक्सपेंडिचर होने वाले हैं और कितने हमारे आय का स्रोत है, प्रोजेक्शन की बात कर। ठीक है। दूसरा, हमारा जो बजट का जो ईयर रहता है, वो ईयर कब से कब तक रहता है? अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक का रहता है। ठीक है। तो अभी बजट कब आता है आपका? 1 फरवरी को आता है। बजट कब आता है? 1 फरवरी को आता है। और आपका जो ईयर खत्म होता है वो कब खत्म होता है? मार्च 31 में। मतलब 2 महीने पहले आपका बजट आ रहा है। तो 2 महीने पहले आ रहा है, इसका मतलब आपको एग्जैक्ट ईयर में कितना खर्चा हुआ इसका अनुमान अभी आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि साल तो खत्म ही नहीं हुआ है। बजट क्या आ रहा है? 1 साल होने से पहले आ रहा है। तो बजट में आप देखेंगे, पहला रहता है प्रोजेक्शन, दूसरा रहता है आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट मतलब जो हम लोग अभी इस बार जो बजट है कौन से ईयर का है? वो 2026-27 का बजट प्रोजेक्शन करता है ना। इकोनॉमिक सर्वे तो बताता है पिछले साल का, बजट तो आगे का प्रोजेक्शन करता है। तो बजट जो होगा वो 26-27 का होगा, इकोनॉमिक सर्वे जो होगा वो 25-26 का होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो बजट है 26-27 का, तो ये 26-27 के बजट में हम लोग एक तो प्रोजेक्शन करेंगे, दूसरा जो रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड हम लोग किसका देखेंगे? 25-26 का। क्यों? क्योंकि 25-26 अभी तक के पूरा हुआ ही नहीं है। तो 25-26 में हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया था, जो प्रोजेक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग अभी तक हम लोग कितना अचीव कर पाए हैं वो देखते हैं हम लोग इसमें रिवाइज्ड एस्टिमेट में। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात को? हम लोगों ने 25-26 में भी बजट लाए थे, 26-27 में बजट लाए हैं, वैसे ही 25-26 में भी हम लोग बजट लाए थे। तो 25-26 में भी हम लोगों ने प्रोजेक्शन किया था। तो वो प्रोजेक्शन 26 सही से चल रहा है कि नहीं, वो हम लोग रिवाइज्ड में देखेंगे। और 26-27 में जो प्रोजेक्शन करेंगे हम लोग, वो रहेगा 26-27 के अनुसार। और जो रिवाइज रहेगा किसका होगा? वो 25-26 का रिवाइज्ड होगा। समझ रहे हो बात को आप लोग? रिवाइज्ड मतलब आने वाले 2 महीनों में, ये 1 फरवरी को आया है, फरवरी बचा है पूरा और मार्च पूरा बचा है। तो आने वाले 2 महीनों में क्या इसमें चेंजेस आया है और कौन कौन सी स्कीम को हम लोगों ने रिवाइज किया, वो किसमें देखेंगे? इसमें देखेंगे। ठीक है। तीसरा जो होगा वो होगा आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट मतलब एक्चुअल में अभी तक, एक्चुअल में अभी तक मतलब, अब देखो यहां पे हम लोग 3 चीज की है। सबसे पहले अच्छे से देखना, प्रोजेक्शन किए किसका?
26-27 का, रिवाइज चेक किसका 25-26 का, एक्चुअल में किसका देखेंगे हम लोग 24-25 का। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब क्यों, क्योंकि 25-26 का हम लोग एक्चुअल देख नहीं सकते क्योंकि ईयर खत्म नहीं हुआ है, 26-27 का हम लोग प्रोजेक्शन किए हैं इस साल, तो एक्चुअल किसका देखेंगे हम लोग 24-25 का, कि 24-25 में एक्चुअल में कितने खर्चे हुए हैं और कितना पैसा आया है। समझे आप बात को। 3 चीज नोटिस करते हैं, पहला प्रोजेक्शन कि इस साल का पूरा प्रोजेक्शन क्या है, 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक का हमारा क्या प्रोजेक्शन है। दूसरा रिवाइज्ड एस्टिमेट देखेंगे कि 1 अप्रैल 2025 से लेके अभी जो आपका जो जब जिस दिन तक बजट आया है उस दिन में हम लोग कितना अचीव कर लिए, ठीक है। तीसरा देखेंगे कि 24-25 का हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल रिवेन्यू हमारा कितना था। तो बजट ये 3 चीजों में काम करता है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो 3 चीजों में बनता है, प्रोजेक्शन, रिवाइज्ड और एक्चुअल। यहां तक किसी को डाउट क्लियर है, ठीक है। तो ये हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं जो कि आर्टिकल 112 के तहत में आता है। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप लोग लिखेंगे भी अपनी कॉपी में। बजट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, प्रीलिम्स में ज्यादा है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे बजट से 1-2 क्वेश्चन पूछते ही है यूपीएससी हर बार। ठीक है, यूनियन बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। यह सरकार की अनुमानित, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेटेड, क्योंकि हम लोग एस्टिमेट ही कर सकते हैं, हम लोग को तो पता ही नहीं ना इस साल कि एक्चुअल में कितना खर्चा होने वाला है और कितना नहीं होने वाला है। तो इट इज अ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यह सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से आता है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जितना भी आपका बिल है, जितना भी आपका बिल है जिसमें पैसों की बात की गई हो, पैसा इन्वॉल्व हो, पैसा का लेना या पैसे का जाना, वो सब का सब किसमें आता है, आर्टिकल 110, दैट इज मनी बिल। मनी बिल के अंदर आपका आता है, आर्टिकल 110 मनी बिल के अंदर आपका आता है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अभी देखेंगे कि संवैधानिक आदेश मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बजट में हम लोग जब आपकी जो निर्मला सीतारमण है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जब वो बजट पेश करती है तो सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश नहीं करती है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ में 7-8 डॉक्यूमेंट और पेश करती है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 12 कभी भी बजट का यूज नहीं करता, संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, इसके बजाय अनुच्छेद 112 संदर्भित करता है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखें, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब आर्टिकल 113 है जो कि आप देखेंगे जब जब हमारी जो वो है फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण है, जब वो बजट पेश करती है उसके बाद बजट किसमें जाता है, लोकसभा में चर्चा होता है उसका, लोकसभा में क्या होता है, उसकी डिस्कशन होती है और लोकसभा में डिस्कशन के बाद में उसको पारित किया जाता है, उसको पास किया जाता है। तो पावर किसके पास है, लोकसभा, और राज्यसभा के पास पावर नहीं है। राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन होता है, वहां पे उन लोग बस बोलते हैं कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन पावर जो वोट की पावर है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। तो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में मान लो जैसे कि आपका जो बिल आया है, बीबीजी रामजी बिल आया है, मान लो उस बिल को इन लोगों ने दिया 70,000 करोड़, बजट में कितना दिया 70,000 करोड़। अब ये पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा में इसका डिस्कशन होगा, लोकसभा यदि पारित कर देता है 70,000 करोड़ को, तब जाके वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या होगा, इस स्कीम के लिए पैसा विड्रॉ होगा, ठीक है। पैसा कहां जाता है, गवर्नमेंट का पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, चाहे गवर्नमेंट का रिवेन्यू आ रहा हो या गवर्नमेंट के जेब से रिवेन्यू जा रहा हो।
आता है तो किसमें आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, सीएफआई में, और जाता है तो किससे जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब इन दोनों में फंड, और ये जो 70,000 करोड़ रुपए निकल रहे हैं मनरेगा वीबीजी रामजी बिल का, वो कहां से निकल रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सिर्फ वही पैसे निकल सकते हैं जो पार्लियामेंट अप्रूवल दे। बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर नहीं है किसी के पास में। एक आप सुने होंगे कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटिंजेंसी, मतलब आकस्मिक, आकस्मिक निधि जिसको हम लोग बोलते हैं, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो उसका मतलब क्या हुआ, कभी मान लो देश में अचानक से युद्ध हो गया, देश में अचानक से डिजास्टर आपदा आ गई, तो उस केस में स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर है। हेलो, आ गए हैं क्या? तो उनको डेमो में भेज दो ना, क्लास में डेमो में बैठेंगे तो बैठा दीजिए उनको, तो क्लास में 7 नंबर में भेज दीजिए एक बार। हाँ हाँ, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के विदाउट अप्रूवल नहीं निकल सकता। एक होता है कंटिंजेंसी जो मैं बता रहा था, तो कंटिंजेंसी फंड में वो क्या होता है, एकदम आकस्मिक आपको पैसे की जरूरत हो गई तो वो कौन अप्रूवल देता है, उसका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन अप्रूवल देने के बाद, पैसे निकलने के बाद में विथ इन 3 मंथ पार्लियामेंट का अप्रूवल भी चाहिए। प्रेसिडेंट अप्रूवल होने के बाद में भी उसके 3 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट जब भी बैठेगी, मान लो पार्लियामेंट नहीं बैठ रही है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट ने ऑन द बिहाफ ऑफ दे दिया, उसके बाद में उसको क्या चाहिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, तब जाके वो एक्चुअल में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको वो फंड निकाला जाएगा। नहीं तो इंडिया में क्या है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया के नाम पे भी अलग से 30,000 करोड़ रुपए रखा रहता है। तो जो पैसा कंटिंजेंसी फंड से निकलेगा वो पहले यहां से विड्रॉ होगा, जब पार्लियामेंट पास कर देगी तो पार्लियामेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका पैसा यहां पे अपने आप आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात कर रहा है। डील विद द प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है, ये है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 12 के तहत जो आपकी वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो संसद में पेश करती है। अब संसद में पेश करने के बाद में उसमें डिस्कशन होता है, डिमांड की जाती है कि हमको इस स्कीम के लिए 70,000 करोड़ चाहिए, इस स्कीम के लिए 60,000 करोड़ चाहिए, इस स्कीम के लिए 50,000 करोड़ चाहिए। वो किस में होता है, वो आर्टिकल 113 के तहत होता है। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट किसके तहत होता है, आर्टिकल 13 के तहत, 113 के तहत होता है, जहां पे हम लोग पार्लियामेंट से डिमांड करते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट अपनी है, गवर्नमेंट अपनी है, तो जो भी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है वो पहले से ही उन लोग प्रपोज बना लेते हैं कि इस स्कीम में इतना देंगे, इस स्कीम में इतना देंगे। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी अपने पास में है, तो वोटेड तो होगा ही होगा, और वोट में हमको अप्रूवल भी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी कोई बिल ऐसा होता है जो काफी डिस्प्यूटेड रहता है, जो विवादास्पद रहता है, तो उस बिल पे क्या होता है, रुकने का, अमाउंट ग्रांट रुकने का चांसेस रहता है। अदरवाइज जो बजट में अपने हमने पेश किया गया है वो पूरा अप्रूवल मिल जाता है नॉर्मली पार्लियामेंट से। ठीक है, उसके बाद तीसरा मैंडेट है आपका आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 114 का। ये क्या बोल रहा है कि सरकार बजट में पेश की गई चीजें बिना कंसोलिडेटेड फंड के नहीं निकाल सकती, और कंसोलिडेटेड फंड कब निकलेगा, वो सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल से निकलेगा, और पार्लियामेंट का अप्रूवल जो होता है उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल भी बोलते हैं। ठीक है, जब पार्लियामेंट अप्रूवल देता है तो उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल भी बोलते हैं, सिंपल। तो ये जो कुछ क्लॉज थे जो कि बजट में मेंशन नहीं किए गए हैं, बट यहां से हम उनके क्या सोर्सेस को लेते हैं, किसके, बजट के सोर्सेस को लेते हैं। अब बजट का बस ये मैंने आपको सोर्सेस बताया, लेकिन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसको आप अलग से पढ़ेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल इसको आप अलग से पढ़ेंगे, डिमांड फॉर ग्रांट ये थोड़ा हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बस मैंने आप लोगों को बताया
कि ये आर्टिकल इन टॉपिक्स में डील करता है, बट ये सब टॉपिक को हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 112 किसकी बात करता है? यूनियन बजट की बात करता है और किसकी? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट, आ जाओ, कहां थी, बहुत दिन बाद आ रही हो कॉलेज, हर बार यही बोल के तुम बच जाती हो। केंद्रीय बजट केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संदर्भित करता है। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया था जो बजट है वो क्या देता है? रिसिप्ट, कि इस साल कितनी रिसिप्ट है, सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू है, रिवेन्यू का आवक क्या क्या है, सरकार के पैसे का आवक किस किस चीज में है, और सरकार का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का इस साल का एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, इज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि हमको नहीं पता ना एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है ना, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? एस्टिमेटेड। तो कभी भी आप लोग लिखेंगे आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे भले आप लोग ये लिखना भूल जाए, ये लिखना मत भूलना, एस्टिमेटेड, अनुमानित। ठीक है, अब यूनियन बजट मैंने तुमको पहले जो बताया था कि उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बजट एस्टिमेट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्शन करते हैं कि इस साल का प्रोजेक्शन क्या है। 26-27 का हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे कि 2026-27 में बजट में कितने खर्चे की बात की गई है, एक्सपेंडिचर की, और कितने रिवेन्यू की बात की गई है। ठीक है, ये आपका बजट एस्टिमेट है। दूसरा मैंने क्या बताया? रिवाइज्ड एस्टिमेट बताया था। ये कब होगा? ये 25-26 के आधार पे होगा। किस पे होगा? 25-26 के आधार पे, क्योंकि साल तो पूरा हुआ नहीं है। साल वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो 2 महीना भी बचा हुआ है। तो आप लोग जो प्रोजेक्शन किए थे, उस प्रोजेक्शन में ऐसा तो नहीं है जितना हम लोग प्रोजेक्शन किए थे पिछले साल उस पे हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। उसी को हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। और जो पिछले साल 2024 2025 2024-25 में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इनकम आ चुका, क्योंकि ये 24-25 तो हो चुका, इसमें हमको पता है कितना हमको पैसा आया, रिसिप्ट मिला, और कितना एक्सपेंडिचर हमारे जेब से गया, तो इसमें हम लोग एक्चुअल अमाउंट बता सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर, मतलब 24-25 का एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। ठीक है, 3 चीज में बजट डील करता है जो मैंने आप लोगों को बताया था। एक होता है प्रोजेक्शन, एक रिवाइज्ड एस्टिमेट, और दूसरा एक्चुअल एस्टिमेट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट लिख देंगे तो बहुत अच्छा। आप लोग समझ गए? आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे तो बहुत बार ये टर्म पढ़ते होंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट, है ना, तो वो यही सब है। रिवाइज्ड एस्टिमेट मतलब इस साल जो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, प्रोजेक्शन में ये आ गया और एक्चुअल में ये आ गया। हाँ भाई, कोई डाउट अभी तक? क्लियर? आपकी फर्स्ट क्लास है, आप अभी क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर, ओके। मतलब स्कूल किस में, कौन से सब्जेक्ट में हुआ था? नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आर्ट्स में हुआ क्या? 9, 11, 12, ओके। आपका हर एक पैसा जो सरकार ने अर्न किया है, कमाया है, या फिर सरकार ने बोरो किया है, सरकार ने बोरो किया है, वे सब किस में आते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। स्लो, ठीक है। ऑल लीगली ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर ड्रॉन, ठीक है, जितना भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के सभी कानूनी रूप से अधिकृत व्यय भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर जो हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसे देती है। हर स्टेट गवर्नमेंट को आपका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन जो होता है, वो वित्तीय कमीशन जो होता है, आपका वित्तीय आयोग जो होता है, वो पैसे देता है। हर किसको? स्टेट को पैसे देता है। तो वो पैसे भी कहां से निकलते हैं? यहीं से निकलते हैं, भारत की संचित निधि से वो पैसे जाते हैं। ठीक है, तो सरकार के जितने भी रेवेन्यू सोर्सेस हो गए और जितने भी खर्चे हो गए, ये सब के सब किसमें से निकाले जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये अभी हम लोग बजट चालू नहीं किए हैं, बजट से पहले हम लोग कुछ कुछ टर्म समझ रहे हैं कि होते क्या है। ठीक है, अभी इस साल का बजट चालू हुआ नहीं। ठीक है, अभी इसमें लिखा है कि कंसोलिडेटेड फंड में आने वाले राजस्व का सोर्स क्या क्या है।
राजस्व का सोर्स क्या है? भारत की समेकित निधि के राजस्व के स्रोतों में शामिल है। ठीक है, पहला क्या है? जितना भी सरकार को टैक्सेस आते हैं, जितना भी कर आता है सरकार को, वो सब आता है, लिख लेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या आता है? शुल्क। जितने भी फीस सरकार को आप लोग देते हैं, फाइन पे करते हैं, वो सब किस में आता है? सरकार के रिवेन्यू में आता है। जितनी भी ड्यूटीज आप लोग देते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, सब के सब किस में जाता है? इसमें सरकार के फंड में जाता है। ठीक है, एंड अदर सोर्सेस। भारत सरकार को करो, शुल्को, शुल्क और अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राजस्व। ठीक है, आप जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तो और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गया? भारत की समेकित निधि के राजस्व, समेकित निधि यही हुआ ना आपका, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, समेकित निधि। ठीक है, तो ये लिखा है कि समेकित निधि के मतलब संचित निधि लिख लो। संचित निधि के राजस्व का स्रोत क्या क्या है? इसको संचित निधि पढ़ लो, समेकित मत पढ़ो, संचित पढ़। यहां पे भी लिखा है सोर्सेस फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसी के पास सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा आप कैपिटलाइज्ड फॉर्म में जाएंगे, अब आप देख लो ना, कोई भी पूंजीपति का एग्जांपल ले लो, कैपिटलिस्ट का एग्जांपल ले लो, डेट फ्री नहीं मिलेगा तुमको। मनी कैसे क्रिएट होता है? डेट से ही क्रिएट होता है मनी। रिलायंस का एग्जांपल ले लो, अदानी का एग्जांपल ले लो, दे आर नॉट अ डेट फ्री पीपल। गर्मी लग रही है, डॉलर जो है क्या आगे? तुम क्या फालतू फालतू न्यूज पढ़ रही हो पिंकी? तो अमेरिका जो है ना, वो फंडिंग पे भी ध्यान देता है। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, स्पेस टेक में सबसे आगे, कैपिटलिज्म में सबसे आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे, डिफेंस में सबसे आगे। तो ये सब खर्चा ला कहाँ से रहा है? सब, हाँ डॉलर ही पावरफुल है, डॉलर से ही आप देखेंगे, डॉलर से ही पूरा वर्ल्ड मार्केट चल रहा है। नहीं तो डॉलर में नहीं हो रहा है, तुम ऐसा नहीं बोल सकती। डॉलर चैनलाइज करने का भी ऑप्शन आता है, वो डायरेक्ट ना चैनलाइज करके इनडायरेक्ट चैनलाइज कर रहे हैं डॉलर। आप कैसे बोल सकते हो कि डायरेक्टली चैनलाइज कर रहे हैं? वो हो सकता है डॉलर सामने वाले को दे के युआन से ट्रेड कर रहे हो। आप नहीं बोल सकते ये चीज कि डॉलर का उपयोग नहीं हो रहा है। ये तो कंप्लीट रिडंडेंट स्टेटमेंट है। अगर कहीं न्यूज़पेपर में भी लिखा है कि डॉलर से ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और आप ये सब प्रोपेगेंडा में तो मत ही पड़िए कि डॉलर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस ये आपके लिए मैटर ये करता है कि अभी इकॉनमी में पावरफुल कौन है, और ट्रेड में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, और ट्रेड में कैसे रिफॉर्म लाया जा सकता है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसको छोड़ दो, वो फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ है, और फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ है। उसके बाद वापस से आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। डॉलर कभी भी रिडंडेंट हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज किसका है? डॉलर का ही है, आप देख लो। सबसे ज्यादा अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करो, तो अगर डॉलर रिडंडेंट है तो फिर इंडिया डॉलर को क्यों रखा हुआ है? अगर डॉलर का कुछ काम ही नहीं है तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज डॉलर है, क्या क्यों रख रहा है फिर इंडिया? इसका मतलब हमको डॉलर नहीं रखना चाहिए, डॉलर को बेच के रुपीज में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्यों रखें फिर हम लोग डॉलर? वैल्यू ज्यादा नहीं हो रही, कम हो रही है, कम हो रही है। हाँ डॉलर की ज्यादा हो रही है, सिंपल सी बात है। तो हमको जितना हमारे पास डॉलर होगा उतना हम मजबूत भी तो होंगे ना, विश्व मार्केट में, फॉरेन मार्केट में। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जितना होगा हम उतने ही मजबूत होंगे। सिर्फ डॉलर नहीं, हमारे पास यूरो भी होना चाहिए, पाउंड भी होना चाहिए, अदर करेंसी भी होना चाहिए। आप लोग को स्टेटमेंट भेजना, मैं और अच्छे से आप लोगों को आर्टिकल उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आप जो आर्टिकल भेजो ना, मेरे को भेजना एक बार, ठीक है? ये पहले पढ़ लिया क्या आप लोग? चलो देखते हैं इसमें। गवर्नमेंट, देखो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, ट्रेजरी बिल पढ़ाया था। तो गवर्नमेंट लोन को रेज करता है, किससे रेज करता है? पब्लिक से। दूसरा किससे? बिजनेस से, कॉर्पोरेट बिजनेस से। तो जो भी गवर्नमेंट लोन रेज करता है, वो सब की सब किसका पार्ट है? आपका, इसका रिवेन्यू का पार्ट है गवर्नमेंट के। आप लोन रेज कर रहे हैं मतलब क्या आ रहा है सरकार के पास?
पैसा आ रहा है, तो वो क्या है, सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू है। ठीक है, जब सरकार अपनी जेब से पैसे दे रही तो क्या है, पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है। सरकार के पास पैसा आ रहा है, चाहे किसी भी सोर्स से आ रहा हो, लोन से आ रहा हो, कोई दूसरा देश लोन दे रहा हो, कोई बिजनेस लोन दे रहा हो, पब्लिक लोन दे रही हो, कोई इंडिविजुअल लोन दे रहा हो, तो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ट्रेजरी बिल हो गया, मार्केट से उठाया गया लोन हो गया, और वेज एंड मीन्स एडवांस किससे लेते हैं हम लोग, पढ़े भी हैं, 2-3 बार प्रीलिम्स में आ भी चुका है आप लोगों से क्वेश्चन, वेज एंड मीन्स एडवांस। सर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से लेती है वेज एंड मीन्स एडवांस, आरबीआई से पैसे लेती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। आप जो बोल रहे थे वो भी सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, उसको भी वेज एंड मीन्स एडवांस बोल सकते हैं, बट एक्चुअल जो टर्म्स है वेज एंड मीन्स एडवांस का, वो आरबीआई जब गवर्नमेंट को देती है उसमें यूज होता है, बट वो भी बोल सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, जो आप बोल रहे हो ना वो भी सही है। तीसरा, ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स प्रीवियसली ग्रांटेड बाय इट। ठीक है, सरकार द्वारा पहले दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन। ठीक है, हो सकता है सरकार 5 साल पहले किसी को लोन दी होगी, उस लोन का पैसा अभी आ रहा होगा, तो वो क्या है, रिवेन्यू का सोर्स है, राजस्व का स्रोत है। तो ये सभी सरकार के राजस्व के स्रोत है, रिवेन्यू के स्रोत है। ठीक है, ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन प्रीवियसली ग्रांटेड बाय इट, हो सकता है 4-5 साल पहले, 10 साल पहले लोन दिए होंगे, जिसका पैसा अभी आ रहा है, तो इज अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू। मैंने बताया था कहीं से भी रिवेन्यू आना चाहिए वो रिवेन्यू है, कहीं से भी पैसा जा रहा है वो एक्सपेंडिचर है, वो सब किससे आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, जो लीगली सैंक्शन हो, किसमें, पार्लियामेंट में। मैंने बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है जो बिना पार्लियामेंट अप्रूवल के जा सके, तो पार्लियामेंट अप्रूवल नेसेसरी है। भारत की संचित निधि से केवल वही व्यय होते हैं जो संसद द्वारा कानूनी रूप से स्वीकृत होते हैं। दिस एंश्योर्स दैट ऑल डिसबर्समेंट इन द फंड आर अकाउंटेबल, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे रहा है तो उसकी जवाबदेही होगी, पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, और आगे वो कानूनी कार्यवाही में भी सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव अप्रूवल, विधीय अनुमोदन के अधीन भी रहेगा। सिंपल। हाँ, डिसबर्समेंट मतलब देना। किसकी बात कर रही हूँ, ये वाला दिस एंश्योर्स। हाँ, बोलने का मतलब ये है कि इस फंड से, कंसोलिडेटेड फंड में से जितने भी डिसबर्समेंट होंगे वो अकाउंटेबल होंगे। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल मिल रहा है। ट्रांसपेरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि हर अप्रूवल के पीछे आपको ओवरव्यू भी होगा, आपको ऑडिट भी होता है, जितनी सरकार की स्कीम में पैसे निकलते हैं उसके सबके ऑडिट भी होते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी भी है, और साथ ही साथ में अगर काम नहीं हो रहा है तो लेजिस्लेटिव अप्रूवल भी आप लोगों को चाहिए रहता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव एज वेल एज जुडिशियल भी है इसमें, अगर कानून ढंग से काम नहीं होगा तो आप लोग कोर्ट में भी उसको रेस कर सकते हैं। तो इसमें तीनों फॉर्म हो रहा है, लेजिस्लेटिव भी हो रहा है आपका, जुडिशरी भी हो रहा है आपका, और पार्लियामेंट्री भी हो रहा है, तीनों फॉर्म हो रहा है इसका। ठीक है, चलिए अब जो मैंने बताया था आप लोगों को, चार्ज और वोटेड एक्सपेंडिचर, और एक इसमें से होता है अगेन संचित निधि में से, भारत की संचित निधि में से। अभी हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी का पार्ट है। आप लोग जो ये नोट्स बना रहे हैं ये सब किसके अंदर में बनेगा, सीएफआई के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में बनेगा, और ये स्लाइड में ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, पूरी। ठीक है, चार्ज एंड वोटेड, मैंने बताया था वोटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है और चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर पहले क्या होता है देखेंगे। चार्ज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, प्रभारित व्यय, जिस पे वोट नहीं किया जाता, जिस पे पार्लियामेंट में वोट नहीं किया जाता, जैसे कि सैलरी हो गई, वेतन हो गई, जितने भी सरकारी अधिकारी हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, उनके लिए थोड़ा ना वोट करेंगे कि उनकी सैलरी कम करें। हाँ, अगर उनकी सैलरी में संशोधन करना है तब आपको पार्लियामेंट अप्रूवल लगेगा, लेजिस्लेटिव अप्रूवल लगेगा आप लोगों को, लेकिन सैलरी देने के लिए उसमें आप लोगों को वोट करने की जरूरत नहीं है। सैलरीज हो गया, अलाउंसेस हो गया, और कोई भी अन्य खर्चे
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे लगते हैं, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पे लगते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, अलग अलग देश में विजिट करते रहते हैं, तो वो सब किस में आते हैं? वो सब आपके चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं, वोटेड में नहीं आते। ठीक है, जो अन्य देश घूमते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, प्लेन का खर्चा अलग, फ्यूल का खर्चा अलग, बॉडीगार्ड का खर्चा अलग, तो वो सब किस में आता है? आपके चार्ज एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भारत की संचित निधि में दोनों आता है, चार्ज भी और वोटेड भी, दोनों इसी में आता है। ठीक है, दूसरा हो गया किसका? सैलरी और पेंशन किसके? आपके चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन, राज्यसभा के, लोकसभा के स्पीकर का खर्चा, डिप्टी स्पीकर का खर्चा, सभापति का, उपसभापति का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का वेतन और पेंशन, ये सभी आता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और पेंशन सभी आते हैं। तीसरा आ गया किसका? सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, दोनों। सैलरी अलाउंसेस, पेंशन ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। कैग जो आपका है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के वेतन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस एंड पेंशन, ये भी आता है। ठीक है, यूपीएससी के जितने भी मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनके सैलरी, उनका भत्ता, उनका पेंशन भी यहीं से दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसमें जो प्रशासनिक कार्यों में जो खर्चा लगता है वो भी इसी में से जाता है। किसमें से? चार्ज एक्सपेंडिचर में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कैग एंड यूपीएससी। ठीक है, डेट चार्जेस, इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड, रिडेम्पशन चार्जेस, अंडर लाइन, मतलब ये अन्य खर्चे की बात कर रहे हैं। सरकार के जो अन्य खर्चे हैं वो सभी इसमें से ही जाते हैं। ठीक है, अब आपको डिटेल में नहीं जाना है कि सिंकिंग फंड क्या होता है, रिडेम्पशन चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, और ऐसे अन्य खर्चे और भी हो सकते हैं जो पार्लियामेंट समय समय पर निर्धारित करे। पार्लियामेंट, संसद समय समय पर निर्धारित कर सकता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर में और क्या क्या आ सकता है। इट्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट, संसद के डिस्क्रिशन पे है। ठीक है, लिखा भी है, संसद द्वारा समेकित या संचित निधि पर भारित घोषित अन्य व्यय। ठीक है, संसद द्वारा संचित निधि पर भारित घोषित अन्य व्यय। अब वोटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिस एक्सपेंडिचर पे पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत होती है। स्कीम्स की बात कर लो मेनली, गवर्नमेंट प्रोग्राम की बात कर लो मेनली, और या फिर आप लोग जो स्टेट को पैसे देते हैं, स्टेट को जो हम पैसे देते हैं उसको भी आप किस में काउंट करोगे? वोटेड एक्सपेंडिचर में काउंट करोगे। स्टेट को, जो राज्य सरकार को पैसा देते हैं, केंद्र सरकार, वो भी किस में आएगा? वोटेड एक्सपेंडिचर में आएगा। These expenditure are subject to parliamentary approval and represent the normal budgetary allocation for गवर्नमेंट के प्रोग्राम के लिए या गवर्नमेंट के स्कीम के लिए, सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए सामान्य बजटीय आवंटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर वही बात बोल रहा है, जिससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और गवर्नमेंट के लीगल कंप्लायंसेस में भी वो हेल्प करेगा। जवाबदेही, पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है। बढ़े आगे, हो गया? एक स्लाइड और बची है, चलो। अब किसकी बात कर रहा है? कंटिंजेंसी फंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आकस्मिक निधि की बात कर रहा है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल था? वो तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, मैंने बताया नहीं अभी तक के। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी इससे पहले, वो आर्टिकल 266 में है, 266 में है। ठीक है, आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या आपका? कंटिंजेंसी, आकस्मिक, वो कौन सा आर्टिकल है?
267, ये 266 है, वो 267 है। तो आप लोगों को सब आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मेन मेन है वो याद रखिए। प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गए, गवर्नर से रिलेटेड हो गए। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, गवर्नर इंपॉर्टेंट है, स्पीकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ आप लोगों को आर्टिकल याद में रखना है। मनी बिल बोलते 110 याद आ गया, बजट बोलते 112 याद आ गया। कुछ कुछ आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। फंडामेंटल तो सभी याद कर लेना, फंडामेंटल 32 तक के आप लोगों को सभी याद होना चाहिए। और डीपीएसपी नहीं भी याद करो तो ड्यूटीज याद कर लेना। डीपीएसपी भी याद कर हो ही जाएगा, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मतलब 51 तक के आप लोगों को पूरा रट लेना। अब 51 के बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, और वो पढ़ते 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 आ जाता है, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि के अस्तित्व को स्वीकृत अधिकृत करता है। विच इज एन इम्प्रेस प्लेस्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है। इसका संसद, जो संसद से प्राधिकरण के लंबित होने तक सरकार द्वारा तत्काल अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति की सुविधा के लिए भारत के राष्ट्रपति के निपटान के रूप में रखा गया है। किसके पास है उसका हक? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूव करने के बाद में भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है, नेसेसरी है कि आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल करना ही है। लेकिन स्टार्टिंग में काम जल्दी हो, पैसे जल्दी निकले, तुरंत आवंटन हो पैसे का, रातों रात पैसे डिसबर्स कर सकते हैं किसके? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हु इज द आर्मी हेड? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेरेमोनियल फिगर है ये, नॉट अ पावरफुल फिगर। पावर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास पावर नहीं है। अल्टीमेटली ही इज अ सेरेमोनियल फिगर, जिनको हम लोग सिर्फ रखे हुए हैं, ठीक है। एक्चुअल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ कैबिनेट, ही इज द हेड ऑफ कैबिनेट। टू फैसिलिटेट मीटिंग ऑफ अर्जेंट, मतलब कोई भी अर्जेंट काम आ गया हो या अनफोर्सिन, जिसको हम लोग सोचे नहीं थे, ऐसी आपदा आ गई हो, तब उसके लिए इस फंड को रखा गया। इसलिए नाम भी इसका है कंटिंजेंसी, आकस्मिक, ठीक है। अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट पेंडिंग अथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, क्योंकि जो पेंडिंग पड़ा हुआ अथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, अप्रूवल फॉर सच अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर इज ऑब्टेन्ड, मतलब पेंडिंग है लेकिन इसका अप्रूवल नेसेसरी है। ऐसे अप्रत्याशित व्यय के लिए संसदीय अनुमोदन पूर्व प्रभाव से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद बराबर राशि निकाली जाती, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं? यदि पार्लियामेंट, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि कंटिंजेंसी फंड में 30,000 करोड़ रुपए रखने का वो है, डिमांड है कि आपके कंटिंजेंसी फंड में 30,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। किसमें? इंडिया के कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। मान लीजिए केरला में डिजास्टर आया है, अब हमको चाहिए 10,000 करोड़ रुपए, तो हम लोग तुरंत किसमें से निकाल लेंगे? कंटिंजेंसी फंड में से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब कंटिंजेंसी फंड में से निकाल लिए, अब उसके बाद में जब पार्लियामेंट अप्रूवल आएगा तो यही पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सीएफआई से कंटिंजेंसी फंड में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब वापस से कंटिंजेंसी कितना हो जाएगा? 30,000 करोड़ का हो जाएगा। समझ गया बात को? समझ गए? कंटिंजेंसी फंड इतना ही रहेगा, जब पार्लियामेंट अप्रूवल मिल जाएगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल। लेकिन इनिशियली हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहां से पैसे निकाल सकते हैं। लिखा है ना, इक्विवेलेंट अमाउंट इज ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू रिकूप द कंटिंजेंसी फंड, ठीक है। इक्वल अमाउंट हम निकाल सकते हैं ये फंड से, इसके लिए कब? जब हमको एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मिल जाए। किससे? पार्लियामेंट से। तो हमको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाए। एक्स पोस्ट मतलब क्या हुआ? खर्चे करने के बाद, जो कंटिंजेंसी फंड से खर्चा हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब काम होने के बाद, पैसा निकलने के बाद आपको अप्रूवल मिल रहा है। पोस्ट फैक्टो और एक क्या होता है? एंटे होता है, एक्स एंटे। एंटे मतलब पहले हो गया, पोस्ट फैक्टो मतलब बाद हो गया आपका। ये सब जुडिशरी टर्म्स है, धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। किसको नहीं किया? तो फिर वही है, नहीं किया तो फिर सरकार के ऊपर ब्लेम आएगा। दोनों लड़ेंगे पार्लियामेंट में, दोनों विपक्षी और ये,
कि ये फालतू खर्चा है, ऐसा है वैसा है, आप ज्यादा लगा दिए, इमरजेंसी हुई, लेकिन सरकार निकाल रही है ना, विपक्षी तो उस पर वो करेगा ही कि आप 5 प्रेसिडेंट के, हाँ तो प्रेसिडेंट का ही लगेगा, कोई फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया वही है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, कोई भी अनफोर्सीन प्रॉब्लम आती है तो आप देखेंगे, एक मूवी भी तो बनी है उस पर कि प्रेसिडेंट का वो, इसका आर्टिकल 370 आप देखना, आर्टिकल 370 जो आई है, मूवी आई है, इसमें जब जम्मू कश्मीर का जब वो चल रहा था, जो उसको आर्टिकल 370 को हटा रहे थे, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिया गया था रातों रात। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कोई भी चीजों में, कभी भी कोई भी चीज एक्स्ट्रा होती है ना, चाहे वो पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, इवन जुडिशरी में भी, तो प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है उसको ओवरराइड करने की। जैसे मान लो आपको फांसी की सजा सुना दी गई है, तो मर्सी पिटिशन पावर रहती है प्रेसिडेंट के पास, तो या तो उसको क्या करता है, माफ भी कर सकता है, या उसकी सजा को कम भी कर सकता है, या फिर उसकी सजा को, जो क्राइम हीनियस क्राइम है, उस क्राइम का दर्जा को चेंज करके उसका वो भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लो उसको फांसी की सजा है, तो फांसी की सजा को हटा के उसको उम्र कैद कर सकता है, उम्र कैद को उसको हटा के थोड़ी सी नॉर्मल सजा कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है, वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। लास्ट स्लाइड हो गए, ठीक है। अब वही कंटिजेंसी फंड के बारे में बताया गया कि कंटिजेंसी क्या है, एक रिजर्व फंड है जो इमरजेंसी खर्चे के रूप में रखा जाता है। भारत की आकस्मिक निधि आपातकालीन व्यय के लिए एक आरक्षित निधि है, ठीक है। द फंड प्रोवाइड्स गवर्नमेंट विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू एड्रेस अनफोर्सीन इवेंट, उसी बात को वापस बोल रहे हैं, यह फंड सरकार को संसदीय मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना अप्रत्याशित घटनाओं या तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित करने की लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल यू कैन, the fund provides the government with the flexibility to address unforeseen event and urgent financial requirement without waiting for parliament approval. Sources of revenue क्या रहेंगे इस फंड के? The fund receives amount as determined under the Contingency Fund of India Act 1950 में यह बना, which are credited periodically. Expenditure क्या होगा? The fund is used exclusively for urgent and unforeseen expenses such as कोई with natural disasters आ गया, आपदा से रिलेटेड, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, आर्थिक रूप से युद्ध छिड़ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, ठीक है, आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट, या किसी आपातकालीन स्थिति में तत्काल वित्तीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए लगता है, और एनी इमरजेंसी सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट फाइनेंशियल इंटरवेंशन, ठीक है। लास्ट में लिखा है संचालन, आकस्मिक निधि भारत के राष्ट्रपति निपटान में रखी जाती है। द कंटिजेंसी फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ये पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा आयोजित की जाती है, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब बिना प्रेसिडेंट के साइन के वो भी फंड नहीं निकाल सकता, बट प्रेसिडेंट के पास ये बिल कौन लेके जाएगा? फाइनेंस सेक्रेटरी लेके जाएगा। उसको पैसे चाहिए, उसको अधिक पैसे चाहिए, तो कौन लेके जाएगा? फाइनेंस सेक्रेटरी लेके जाएगा। हाँ बहुत बार हुआ है, जब इसका आप तुम्हारा ये 1965 में जब हुआ था भारत पाकिस्तान का, भारत चाइना का, उसमें तो यही हुआ है, फाइनेंस 62 65 दोनों में हुआ था। हमारे तो पैसे ही खत्म हो गए, तो हम लोग लोन ले रहे थे दूसरे देश से, हमारे अपने ही पैसे खत्म हो गए थे, हम लोग दूसरे देश से लोन ले रहे थे युद्ध लड़ने के लिए, तभी तो हमारा बीओपी क्राइसिस भी आया, 62-65 से चालू हुआ था, फिर हमारा 1980 तक हम लोग को वित्तीय आपदा देखने को मिली, उसके बाद हम लोग क्राइसिस में आ गए, फिर हम लोगों ने आईएमएफ के पास जाके पैसा मांगा था। एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड आर कैरिड आउट थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड लेटर रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। शुरू में तो आप एक्शन लेके आप पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको बाद में पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। एंश्योरिंग बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इमरजेंसी स्पेंडिंग, कि आप अगर आकस्मिक रूप से खर्चा कर दिए तो उसमें भी आपकी जवाबदेही और पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितनी खर्चा हुआ, क्यों खर्चा हुआ, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। बाकी आपका बजट चलेगा अभी कुछ दिन, बाकी निपटाएंगे उसको, कोशिश करेंगे आप लोगों को टेस्ट से पहले खत्म हो जाए, आप लोगों को अगले हफ्ते टेस्ट है, उससे पहले आप लोगों को बजट खत्म हो जाए, ठीक है, चलिए।